दोस्तों, मैं नामशुदा राजेश पटेल 14 सितंबर 2025 एक सर्विसमैन न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से खबरें पूरी देखें। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सिग्नल मैन ने रक्षा सचिव और जनरल यू द्विवेदी पर किया केस। जनरल साहब के ऊपर उन्होंने केस कर दिया है। 1 लाख का जुर्माना, सिंगल मैन को 50% पेंशन, कोर्ट का फैसला। सीएपीएफ सैनिकों को एमएसपी की तरह 10,000 रुपए का युद्ध चोट भत्ता। 8 CPC 237 दिनों के बाद भी टीओआर फाइनल क्यों नहीं? गवर्नमेंट स्पर्श में 6.5 लाख गड़बड़ियां, सैनिकों को भारी नुकसान। पूर्व सैनिकों का आंदोलन, ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन। एचएएल में पूर्व सैनिकों की भर्ती, सैलरी 57,000 रुपए महीना। अब खबर विस्तार से। पेंशन मामलों में सेना अधिकारियों को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन के सेवा तत्व का हकदार माना गया है और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेना और अन्य प्राधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने विकलांगता पेंशन जारी करने की मांग को लेकर 74 वर्षीय पूर्व सैन्य कर्मी द्वारा दायर अवमानना याचिका में कोई जवाब का अनुपालन और रिपोर्ट दाखिल नहीं करके उसके आदेशों को खुलेआम अवहेलना की है। न्यायमूर्ति अलका सरीन ने मामले की सुनवाई करते हुए 1 लाख रुपए की लागत के भुगतान की शर्त पर मामले में अंतिम अवसर प्रदान किया। यह निर्देश पूर्व सिग्नल मैन गुरुचरण सिंह द्वारा वकील जीएस घुम्मन के माध्यम से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब के ऊपर 2 अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आया। न्यायमूर्ति सरीन ने कहा कि प्रतिवादियों ने बार बार स्थगन और पहले भी जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ना तो अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और न ही निर्देशानुसार जुर्माना जमा किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को विकलांगता पेंशन के सेवा का अंश का हकदार माना जाता है, लेकिन 8 नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार उनकी विकलांगता पेंशन आज तक जारी नहीं की गई। न्यायमूर्ति सरीन ने कहा याचिकाकर्ता 74 वर्ष है और उनकी विकलांगता पेंशन जारी न होने के कारण उन्हें वर्तमान अवमानना याचिका दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो बड़ी दुखद खबर है ये, जबकि हमारे जनरल साहब को और बाकी जो रक्षा सचिव उनको तो आगे आके ऐसी जो केस आते हैं उनके लिए उनको सहयोग करना चाहिए, ना कि उनकी अवमानना करना चाहिए। लेकिन देखिए भूतपूर्व सैनिकों की क्या विडंबना है। नेक्स्ट खबर, सीएपीएफ की पहली पर एमएचए ने मांगे प्रस्ताव, ऑपरेशन में दिव्यांग सीएपीएफ जवानों को मिलेगा युद्ध चोट भत्ता। केंद्रीय गृह मंत्रालय खतरनाक ऑपरेशन में घायल होकर दिव्यांग बने केंद्रीय अर्धसैनिक सीएपीएफ के कर्मियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने कर्मियों को युद्ध चोट भत्ता देने के मकसद से सभी बलों के विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। खास बात यह है कि यह पहल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के आधार पर की गई है। गृह मंत्रालय ने पुलिस 2 प्रभाव पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएबी और आसाम राइफल के महानिदेशक के पत्र को लिखकर अपने अपने बल से संबंधित जानकारी भेजने को कहा है। इनके साथ ही सीआरपीएफ से भी अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। सीआरपीएफ ने पेश किया था प्रस्ताव। नक्सल प्रभावित इलाकों में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तैनाती सीआरपीएफ की रहती है। इन क्षेत्रों में जवान अक्सर आतंकवादियों को, उग्रवादियों और नक्सलियों के खिलाफ जानलेवा ऑपरेशन करते हैं। ऐसे ऑपरेशन में कई जवान शहीद होते हैं, जबकि बड़ी संख्या में कार्मिक घायल होकर दिव्यांग बन जाते हैं। इनके दिव्यांग कर्मियों के कल्याण के लिए सीआरपीएफ ने युद्ध चोट भत्ता का प्रस्ताव तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजा था। और कितनियों की भत्ते की राशि? 10,000 प्रतिमाह जिनका एक अंग, हाथ, पैर, आंख, कान या बोलने की क्षमता क्षतिग्रस्त हुई है। 20,000 प्रतिमाह जिनकी एक से अधिक अंगों की हानि हुई है। 15,000 प्रतिमाह रीढ़ की हड्डी की चोट से सशस्त्र कार्मिकों को और 2 लाख प्रतिमाह का एक मुश्त अनुदान जिन्हें चिकित्सीय श्रेणी के आधार पर सेवा का योग्य घोषित कर बोर्ड आउट समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है। सभी बलों से मांगी गई जानकारी गृह मंत्रालय ने अपने पत्रों में सभी बलों से या दिव्यांग कर्मियों की वर्तमान संख्या, मौजूदा वित्तीय लाभ, भत्तों के विवरण और इस प्रस्ताव को वित्तीय प्रभाव की संपूर्ण जानकारी मंत्रालय की मेल आईडी पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। बहुत ही अच्छी खबर है ये और बहुत ही मतलब एक प्रकार से सराहना वाली खबर है कि जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों के लिए गृह मंत्रालय ने इतना सोचा है। नेक्स्ट खबर, 8 पे कमीशन में अपडेट है कि 237 दिन हो गए 8 पे कमीशन जनवरी 2016-2025 बट द ऑफिशियली गजेट नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड येट।
नहीं किया गया है, इसके बारे में ये पूरी खबर बताया गया है। इसके अंदर AICPN के आंकड़े ही बताए गए हैं, अलाउंस के बारे में दिया गया है, पेंशनर्स के बारे में देगा 13% राइज रियल पे आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है। देखो खबरें तो बहुत चल रही है, लेकिन अभी देखो सरकार के जूम अभी तक भी जूम नहीं देख रही है। 6.5 लाख शिकायत और बढ़ती जा रही है स्पर्श की गड़बड़ियों से पेंशन भोगियों को भारी नुकसान हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के स्पर्श पेंशन पोर्टल पर 6.5 लाख से अधिक शिकायतें लंबित है, जिसमें पूर्व सैनिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली स्पर्श पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक एकीकृत वेब आधारित प्रणाली है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत सशस्त्र बलों के कर्मियों और नागरिकों के लिए पेंशन की स्वीकृति और वितरण और स्वचालित बनाती है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो पेंशन भोगियों को पेंशन विवरण देखने, दावों की प्रक्रिया करने और दस्तावेज तथा पहुंचने और शिकायतों का प्रबंधन करने के लिए एक एकल ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करता है, जिसमें एक पारदर्शिता और केंद्रीकृत पेंशन प्रशासन प्रक्रिया संभव होती है। यह पेंशन की शुरुआत और स्वीकृति से लेकर संवितरण संशोधन द्वारा पूरे पेंशन चक्र के लिए एक संपूर्ण समाधान के रूप में कार्य करता है। 2021 में शुरू किया गया स्पर्श पेंशन संवितरण केंद्रीकृत करने के लिए एक सवाल बात चालू हुआ है, जिसका प्रबंधन बैंक द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। 2022 से पहले बैंक पेंशन भुगतान आदेश PPO जारी करते थे, जिसमें पेंशन भोगियों का विवरण और नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं। इस दस्तावेज का उपयोग पेंशन भोगियों का पहचान करने और हर महीने उचित राशि वितरित करने के लिए किया जाता है, या उन बैंकों के माध्यम से किया जाता है जहां पेंशन भोगी और अपने खाते में रखते हैं। मनी कंट्रोल रक्षा विभाग द्वारा एक दस्तावेज के अनुसार अक्टूबर 2024 तक सशस्त्र बलों के सैनिकों और पेंशन वितरण समस्याओं से संबंधित 6.5 लाख मामले लंबित हैं। और पूर्व सैनिकों की शिकायत है कि पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण कई मामलों में जीवन संबंधी विवरण में गलत प्रविष्टियां हो गई है, जिससे पेंशन भुगतान में समस्याएं, देरी और रुकावटें आ रही है। तो इनको जो रक्षा मंत्रालय और हमारे PCDA इलाहाबाद से गुजारिश करता हूं कि ये सब चीजों को जो है जल्द से जल्द इनका निराकरण करें। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को कोलकाता के मैदानी इलाके में धरना देने की अनुमति दी है। हमारे पूर्व सैनिक भाई जो कि कलकत्ता में जो अपना ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, वो सेना के खिलाफ भी आजकल हो गई है, और अभी उन्होंने एक सेना के ट्रक को जो है थाने के अंदर बंद कर दिया था, जिसके कारण जो है अपने जो कलकत्ता के जो भूतपूर्व सैनिक है वो इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सरकार जो है सैनिकों के मतलब काम में भी बाधा डालने के लिए तैयार है, राज्य सरकार है आजकल, ऐसा हो गया है। बहुत ही दुखदायी खबर है, और ये बड़ी शर्मनाक खबर भी है। दुखदायी तो ठीक है, शर्मनाक खबर है ये। और एयर क्राफ्ट टेक्नीशियन टेन्योर बेसिस पर जो है भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में दिया गया है। ACTIM के बारे में अदर बेनिफिट्स अलाउंस 23,3400 रुपए कुछ का दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल क्वालिटी के और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इक्विवेलेंट में चाहिए। यह भर्ती हाल के द्वारा है, जो कि जॉब लोकेशन इसका बेंगलोर में रहेगा। ये देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल टेक्नीशियन के पद पर ये भर्ती है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और टेन्योर बेसिस पर है ये। ट्रेड डिसिप्लिन एयर फ्रेम इलेक्ट्रिकल और अट्रैक्ट स्पेशल बिलो है। इसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर 2025। तो जो भी कोई इसके अंदर जो टेक्नीशियन है जिन्होंने एयरक्राफ्ट में काम किया हुआ है पहले, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। खास करके EME के जो कि एविएशन ट्रेड से संबंधित बंदे हैं अपना, वो इसके अंदर फॉर्म जरूर भरें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, पेमेंट भी अच्छा है, तो आप इसका लाभ जरूर लें। बस दोस्तों मेरे पास आज खबर